नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र यानी कि बॉडी सिस्टम्स। तो तंत्र कहते किसे हैं या तंत्र क्या होते हैं, इसको हम ये समझ सकते हैं जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए आपके पास अलग अलग टीचर्स हैं, है ना। जैसे कोई आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई आपको साइंस पढ़ाते हैं, इसी तरह से कोई आपको मैथ पढ़ाते हैं। तो ये सभी जो टीचर्स हैं वो आपको क्या कराते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और इस तरह से जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाते हैं। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जैसे कि भोजन को पचाना या सांस लेना या जो वेस्ट मटेरियल या जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, तो इन सब कामों को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर या हमारे शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं या सिस्टम्स पाए जाते हैं। ये जो तंत्र होते हैं वो क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र का काम क्या होगा, भोजन के पाचन से संबंधित। इसी तरह से श्वसन तंत्र हमारे शरीर में क्या करेगा, सांस लेने की जो क्रिया है वो संपन्न करता है। तो ये जो तंत्र होते हैं वो खुद किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये तंत्र बने होते हैं अंगों से। यानी हर तंत्र के अंदर कुछ अंग शामिल होते हैं और ये अंग परस्पर या आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक काम को करने का कार्य करेंगे और इस तरह से ये जो अंग है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम या एक तंत्र बनाते हैं। जैसे उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो इसमें क्या है, हमारे वृक्क शामिल होंगे या किडनीज़। इसके अलावा जैसे मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है। तो इस तरह से ये सब मिलकर क्या करेंगे, उत्सर्जन क्रिया को पूरा करेंगे। तो इस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग काम को करने के लिए क्या पाए जाते हैं, अलग अलग सिस्टम या अलग अलग तंत्र। और ये जो तंत्र होते हैं वो खुद किससे बने होते हैं, तो ये तंत्र जो होते हैं वो कई अंगों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो अंग होते हैं वो किससे बने होते हैं, टिश्यूज़ यानी कि ऊतक से। तो हर अंग जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ऊतक या टिश्यू से। ये जो ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह होते हैं जो किसी एक विशेष काम को या एक ही समान काम को जो है पूरा करते हैं। साथ ही इनका जो ओरिजिन होता है, जो उत्पत्ति होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरह से हमने देखा जो अंग हैं वो किससे मिलकर बने होंगे, टिश्यूज़ यानी कि ऊतकों से। और ऊतक जो होते हैं वो स्वयं किससे बनते हैं, तो ऊतक बनते हैं बच्चों कोशिकाओं से। तो इस तरह से जो सबसे छोटी यूनिट है या सबसे छोटी इकाई है वो कौन हो गई, कोशिका। यानी कि कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेगी, ऊतक का। ऊतक से किसका निर्माण होगा, अंग का। और अंग से मिलकर क्या बनते हैं, तंत्र। और इन तंत्रों के द्वारा किसका निर्माण होता है, हमारी जो बॉडी है या हमारे शरीर का। तो इस तरह से हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं सेल या फिर कोशिका। कई कोशिकाओं का जब ग्रुप मिलकर किसी एक फंक्शन को ऑपरेट करता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं टिश्यू। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, ऊतक भी कहते हैं इसे हम। और कई ऊतकों से मिलकर किसका निर्माण होता है, ऑर्गन यानी कि अंग का। और कई सारे अंग मिलकर जब एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी एक क्रिया को पूरा करते हैं, तो ऑर्गन्स का या अंगों के ऐसे समूह को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहेंगे तंत्र। और तंत्रों से मिलकर किसका निर्माण होता है, हमारे शरीर यानी कि हमारी बॉडी का। इस तरह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है उसमें सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो कौन होती है, कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक। ऊतकों से मिलकर किसका निर्माण होता है, अंगों का। और अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तंत्रों का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला तंत्र, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है और क्या काम करता है, आइए समझते हैं। तो आपको पता है हम पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से। और ये भोजन जो है विभिन्न घटकों या अवयवों से मिलकर बना होता है। भोजन के ये जो घटक या अवयव होते हैं वो पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, यानी कि जटिल रूप में पाए जाते हैं। और इस जटिल रूप में इन्हें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, यानी कि इन्हें अवशोषित नहीं कर पाती। तो इन्हें एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी, इसके लिए पहले क्या करना होगा, इन्हें पहले सरल अणुओं के अंदर तोड़ना होता है। तो पाचन तंत्र का क्या कार्य होता है बच्चों, भोजन के जो जटिल घटक हैं उनको सरल घटकों में या सरल फॉर्म्स में उनको कन्वर्ट करना, ताकि हमारी बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब कर सके। इस तरह से भोजन के जटिल घटकों को सरल रूप में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पाचन तंत्र के द्वारा।
और पाचन तंत्र के द्वारा जो सरल रूप में बदला जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कहते हैं पाचन क्रिया। तो इस तरह से पाचन क्रिया को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि पाचन क्रिया पाचन तंत्र के द्वारा की जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को विभिन्न यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम्स की सहायता से सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कहते हैं पाचन। तो यांत्रिक, इस तरह से हम देखते हैं कि पाचन क्रिया के अंतर्गत दो तरह की क्रियाएं शामिल होती है, एक यांत्रिक क्रियाएं और दूसरी रासायनिक क्रियाएं। यांत्रिक क्रियाओं से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हम भोजन ग्रहण करने के बाद मुंह में दांतों की सहायता से भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। तो ये किस में शामिल होता है? ये कहलाता है यांत्रिक पाचन। यानी मुंह में दांतों से चबाने पर हम क्या करते हैं? भोजन को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पीसेस के अंदर उसको तोड़ते हैं ताकि उसका रासायनिक पाचन जो है वो सरलता से हो सके। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहेंगे यांत्रिक पाचन। इसके अलावा पाचन क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा भोजन के जो जटिल घटक हैं उन्हें सरल घटकों में तोड़ा जाता है। तो बच्चों, ये एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन अणु होते हैं और इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा पत्थर है और आप इसे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, तो आप सिंपली हाथों से इसे नहीं तोड़ पाओगे। तो क्या करोगे आप? इसे तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? हथौड़े की चोट करते हैं। इस तरह से हथौड़ा क्या करेगा? उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पीसेस में बांट देगा। सेम यही काम जो होते हैं वो कौन करते हैं? एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं? विशेष प्रोटीन अणु होते हैं जो कि भोजन के जो कॉम्प्लेक्स अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं। पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले पाचन क्रिया से संबंधित अंग और दूसरा पाचन से संबंधित ग्रंथियां। तो सबसे पहले देखते हैं पाचन क्रिया से संबंधित अंग। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत 7 अंग शामिल हैं। कौन कौन से हैं ये 7 अंग? देखते हैं एक एक करके। पहला जहाँ से पाचन तंत्र की शुरुआत होती है वो होता है मुख। उसके बाद में दूसरा अंग कहलाता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद स्थित होती है ग्रास नलिका, फिर आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत और लास्ट में मलद्वार। तो फिर से रिपीट करते हैं। हमने कहा पाचन तंत्र 7 अंगों से मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? मुख के द्वारा। मुख पीछे की तरफ किस में खुलता है? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद क्या पाई जाती है? ग्रास नलिका। ग्रास नलिका के बाद आमाशय। आमाशय के बाद ये आप देख सकते हैं छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और लास्ट में क्या स्थित होता है? मलद्वार। तो इस तरह से जो पाचन तंत्र है हमारा वो 7 अंगों से मिलकर बनता है। यानी ये 7 अंग मिलकर पाचन की क्रिया को पूरा करते हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र में ग्रंथियाँ भी शामिल होती हैं। तो ये 3 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं? एक लार ग्रंथियाँ, दूसरी यकृत ग्रंथि और तीसरा अग्नाशय ग्रंथि। तो इस तरह से हमने देखा पाचन तंत्र के अंतर्गत 7 अंग होते हैं और 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? ग्रंथियाँ। तो इस तरह से हमने देखा जो पाचन तंत्र है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। इसकी जो बाहरी ओपनिंग होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मुख। इस तरह से ये विभिन्न अंगों से होता हुआ कहाँ समाप्त होता है? मलद्वार तक। तो इस तरह से मुख से लेकर जो मलद्वार तक का मार्ग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों इसे हम कहते हैं आहार नाल। तो इस तरह से पाचन तंत्र मुख से शुरू होकर मलद्वार पे ख़त्म होता है और इस पूरे मार्ग को हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल क्या क्या काम करती हैं? तो सबसे पहले इसके द्वारा क्या किया जाता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है। और भोजन हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? मुख से। तो इस तरह से आहार नाल का पहला काम होता है भोजन को ग्रहण करना और इसके बाद ग्रहण किए गए भोजन का पाचन करना। और पाचन के अंतर्गत 2 तरह की क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, एक यांत्रिक क्रियाएं और दूसरी रासायनिक क्रियाएं। तो इस तरह से आहार नाल का जो पहला काम है वो है भोजन को ग्रहण करना और ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन करना। पाचन करने के बाद इस पचित भोजन का अवशोषण भी किसके द्वारा किया जाता है? आहार नाल के द्वारा। और पाचन के बाद जो शेष अपचित
भोजन रह जाता है उसका निष्कासन भी किसके द्वारा किया जाता है, आहार नाल के द्वारा। तो इस तरह से आहार नाल पाचन क्रिया में 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। पहला भोजन का पाचन, फिर पचित भोजन का अवशोषण, और उसके पश्चात जो अपचित भोजन बच गया है या अपचित जो अंश बच गया है उसका क्या करना, उसका आहार नाल से या शरीर से बाहर निष्कासन करना। तो सबसे पहले हम अंगों की शुरुआत करते हैं कहाँ से, मुख से। तो मुख जो होता है, हमने जैसे पहले बताया, जो आउटर ओपनिंग होती है आहार नाल की, वो क्या कहलाता है, मुख कहलाता है। मुख अंदर की तरफ जिस कैविटी में खुलता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं मुख गुहा। ये मुख गुहा जो होती है वो 2 ओष्ठ या 2 होठों के द्वारा घिरी रहती है, एक ऊपरी होठ और दूसरा निचला होठ। इसी तरह से जो मुख गुहा है उसे घेरे हुए 2 तालु पाए जाते हैं। इनमें से ऊपरी तालु को हम कठोर तालु कहते हैं, जबकि निचले हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं कोमल तालु। इसके अलावा मुख गुहा के फर्श पर एक पेशीय संरचना पाई जाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं जीभ। ये जीभ भोजन करने के दौरान क्या करती है, भोजन को हमारे मुख में चारों तरफ घुमाने में हेल्प करती है। साथ ही इस पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जो हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराती है। तो इस तरह से जो खाने का जो टेस्ट है अलग अलग तरह के, उसका ज्ञान हमें कहाँ से होता है, उसका ज्ञान कराती है हमें जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाएँ। उसके बाद हम बात करते हैं दांतों के बारे में। तो मुख गुहा में जो है कितने दांत पाए जाते हैं, कुल 32 दांत पाए जाते हैं, जिनमें से 16 दांत ऊपरी जबड़े में, जबकि 16 दांत जो होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वो निचले जबड़े में स्थित होते हैं। ये जो हमारे दांत होते हैं वो सांचों के अंदर फिट रहते हैं, और इन सांचों को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मसूड़े। तो इस तरह से जो दांतों का आधारी भाग होता है वो मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ रहता है। इस प्रकार के जो दांत होते हैं वो गर्ददंती कहलाते हैं। गर्ददंती का मतलब है कि दांतों का जो आधारी भाग है वो किसी सांचे में धंसा हुआ जब हो, तो इस तरह की संरचना क्या कहलाती है, गर्ददंती दांत। इसके अलावा जो मनुष्य के दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब है बच्चों कि कुछ दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। पहली बार आने वाले दांत जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और इसे हम कौन से नाम से पुकारते हैं, इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। और इनके गिरने के पश्चात जो दूसरे दांत आते हैं वो परमानेंट होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्थायी दांत। तो इस तरह से जो मनुष्य के दांत होते हैं वो गर्ददंती होते हैं, और साथ ही कैसे होते हैं, द्विबार दंती। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इन 4 प्रकारों के नाम देख लेते हैं हम। तो जो सबसे पहले प्रकार के दांत हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृतनक दांत। इसी को हम इंसाइजर्स कहते हैं इंग्लिश में। इस कारण से इसको किस शब्द से हम प्रदर्शित करते हैं, कृतनक दांतों को हम आई से डिनोट करते हैं। ये जो कृतनक दांत होते हैं वो मेनली जो है काटने के काम आते हैं। तो पहले प्रकार के दांत क्या कहलाते हैं, कृतनक दांत, जो कि भोजन को काटने का काम करते हैं, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरे प्रकार के जो दांत होते हैं उनको हम कहते हैं रदनक दांत। इनको इंग्लिश में कैनाइन्स कहा जाता है। इस कारण इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो दांत होते हैं मुख्य रूप से चीरने फाड़ने के काम आते हैं, इसलिए जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें ये विशेष रूप से विकसित होते हैं। जो तीसरे प्रकार के दांत होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अग्रचवर्णक या प्रीमोलार्स, और इसको हम किससे दिखाते हैं, प्रीमोलार्स नाम होने के कारण इसको हम PM से शो करते हैं। ये जो दांत होते हैं वो मुख्य रूप से भोजन को चबाने का काम करते हैं। और जो चौथे प्रकार के दांत होते हैं उनको हम कहते हैं चवर्णक, या इसी को हम बोलते हैं मोलार्स। तो इस कारण से इसको किससे शो अप किया जाता है, इसको हम M से दिखाते हैं, और ये दांत भी क्या करते हैं, चबाने के काम आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मनुष्यों के जो दांत होते हैं वो कहलाते हैं गर्ददंती दांत, क्योंकि इनका आधारी भाग जो है वो मसूड़ों के अंदर धंसा रहता है। इन दांतों को हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 बार आते हैं। पहले जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, और बाद में आने वाले जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत भी कहते हैं। इसके अलावा मनुष्य में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो हमने देखा दांतों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिसको हम क्रमशः किन अक्षरों से दिखाते हैं, I, C, PM और M।
इस तरह से मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत मिलते हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में आप देख पा रहे हैं कि किससे घिरे हैं? पहले दो लिप्स के द्वारा, और ये आप देख सकते हैं दांत किस में फिट हैं? मसूड़ों के अंदर या गम्स में। इसी तरह से ये जो अपर पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे? कठोर तालु। और जो लोअर पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? कोमल तालु। इस तरह से आप देख सकते हैं दांत जो कि ऊपरी हिस्से में भी 16 हैं और नीचे वाले हिस्से में भी कितने हैं? 16। तो 16 और 16 करके कुल कितने दांत पाए जाते हैं? 32। दांतों को हम विस्तार से अगले चित्र में देखते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो येलो कलर से दिखाए गए हैं वो कौन से दांत हैं? ये दांत कहलाते हैं कृतनक दांत। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कृतनक दांतों की संख्या कितनी पाई जा रही है? 4। ये हम सिर्फ एक हिस्से को देख रहे हैं, और इतने कितने दांत ऊपरी हिस्से में और इतने ही दांत कहाँ पाए जाएंगे? निचले हिस्से में। तो ये क्योंकि हम एक ही हिस्सा देख पा रहे हैं तो इसमें दांतों की संख्या टोटल कितनी है? 16। तो ये जो आपने देखे येलो रंग के दांत जो हैं वो क्या कहलाते हैं? कृतनक दांत। और आप देख पा रहे हैं कृतनक दांतों की संख्या कितनी होती है? टोटल 4। उसके बाद जो नीले रंग से दिखाए गए हैं वो कौन से दांत हैं? वो दांत कहलाते हैं रदनक दांत यानी कि कैनाइन्स। और इनकी संख्या आप देख रहे हैं कितनी संख्या है? टोटल 2। तो रदनक दांतों के बाद के जो दांत हैं उनको हम क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक। तो आप देख पा रहे हैं 2 और 2, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4। और उसके बाद हम देखते हैं जो लास्ट में जो दांत जो आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं चवर्णक। और इनकी संख्या आप देख पा रहे हैं टोटल कितनी है? 3 + 3 यानी कि 6। तो इस तरह से आपने देखा कि एक जबड़े के अंदर जो कृतनक दांत हैं उनकी संख्या कितनी है? 4। कैनाइन्स यानी कि रदनक दांतों की संख्या कितनी है? 2। इसी तरह से अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी है? 4। और चवर्णकों की संख्या आप कितनी देख पा रहे हैं? उनकी संख्या है 6। तो इस तरह से टोटल दांत कितने हो गए? 16। दांतों की संरचना या उनकी संख्या को दिखाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? दंत सूत्र। तो ये हम देखते हैं दंत सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमने लिखा है आई। आई का मतलब क्या हो गया? इंसाइजर्स यानी कि कृतनक दांत। इसी तरह से बाद में हमने लिखा है सी। सी का मतलब हो गया कैनाइन्स यानी कि रदनक दांत। उसके बाद में हमने लिखा है पीएम। पीएम का मतलब क्या है? प्रीमोलार्स यानी कि अग्र चवर्णक। और लास्ट में लिखा गया है एम, यानी इसका मतलब क्या है? मोलार्स यानी कि चवर्णक दांत। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पहले हमने किसकी संख्या बताई है? कृतनक दांतों की, उसके बाद में रदनक की, उसके बाद अग्र चवर्णक की, और लास्ट में हमने लिखी है किसकी संख्या? चवर्णक दांतों की संख्या। आप देख पा रहे हैं कि हमने जैसे कृतनक दांतों की संख्या है उसको 2/2 या 2/2 के रूप में लिखा है। तो ये जो पहली संख्या 2 ये किसको शो कर रही है? ऊपरी जबड़े में स्थित दांतों को। और जो निचली संख्या 2 है वो किसको दिखाएगी? निचले जबड़े में मिलने वाले दांतों को। सेम बाकी सब में भी आप देख पा रहे हैं, 1 का मतलब ऊपरी जबड़े में और 1 का मतलब नीचे वाले जबड़े के दांत। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूला लिखा उसमें हमने देखा है कृतनक दांतों की संख्या हम कितनी दिखा रहे हैं? ऊपरी जबड़े में भी 2 और निचले जबड़े में भी 2। जबकि अभी हमने चित्र में देखा था कि कृतनक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 4, है ना। ऊपरी जबड़े में भी 4 और नीचे वाले में भी 4। तो फिर हमने यहाँ पर 2 क्यों लिखा है? तो इसकी वजह ये है, इसको समझते हैं हम पहले। तो इस तरह से अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें हमने देखा कृतनक दांतों की संख्या हमें कितनी बताई गई है? 2। रदनक दांतों की संख्या कितनी बताई गई है? उसमें 1। जबकि हम देख रहे हैं कितने दांत है? कुल 2। इसी तरह से प्रीमोलार की संख्या कितनी बताई गई है? 2। जबकि आप देख रहे हैं 2 और 2 कितने दांत हैं? 4। और चवर्णकों की संख्या कितनी बताई गई है? 3। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुल दांत कितने हैं? 6। तो इसका क्या कारण है? तो ये जो हम एक्चुअल में फॉर्मूला लिखते हैं ये पूरे हिस्से का नहीं लिख के इसके अर्धांश यानी कि आधे भाग का लिखा जाता है। यानी हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो सिर्फ किसको शो कर रहा है? इस जबड़े में स्थित दांतों के आधे भाग का, यानी यहाँ से लेकर हमने कहाँ तक का फॉर्मूला लिखा है? यहाँ तक का, यानी आधे भाग का। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हैं अगर हम आधे भाग का फॉर्मूला लिखते हैं एक जबड़े में भी स्थित दांतों का कितना ले रहे हैं हम? सिर्फ अर्धांश यानी आधे भाग का फॉर्मूला। तो आप देख पा रहे हैं इंसाइजर्स की संख्या कितनी हुई? 2। इसके बाद आप देख पा रहे हैं तो इस तरह से हमने डायग्राम में देखा कृतनक दांतों की संख्या कितनी हुई? 2। रदनक दांत की संख्या, अर्धांश की बात हो रही है यहाँ पर, 1।
अग्रचवर्णक की संख्या 2 और चवर्णक की संख्या 3। ऊपरी जबड़े के अगर हम एक अर्धांश की बात करते हैं तो उसमें जो कृतनक दांत हैं उनकी संख्या कितनी हुई? 2। ऋदनक की संख्या 1। इसी तरह से अग्रचवर्णक की संख्या 2 और चवर्णक की संख्या 3। तो कुल कितने दांत हुए एक अर्धांश में? 2 1 3, 2 5 और 3 8। ये बात करें हम एक अर्धांश की तो पूरे ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 8 और 8 16। इसी तरह से निचले जबड़े में भी कितने दांत होंगे? 16। तो कुल मिला के कितने दांत हुए? 32। तो इस तरह से जो हमारा दंत सूत्र है वो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। अब हमने बात की थी दूध के दांत, यानी मनुष्य में कुछ दांत ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एक समय के बाद गिर जाते हैं, यानी ये अस्थायी दांत होते हैं। इन दांतों को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। लेकिन जो मनुष्य के सारे दांत होते हैं वो द्विबारदंती नहीं होते, यानी कि जो सारे हैं वो नहीं गिरते। जो दूध के दांत हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 20। यानी 20 ऐसे दांत हैं जो क्या होते हैं, दूसरी बार दूसरे दांतों से रिप्लेस किए जाते हैं। जबकि जो बाकी बचे दांत हैं यानी कि 12 दांत जो होते हैं वो वास्तव में एक बार दंती ही होते हैं। तो ये जो दूध के दांत होते हैं हमने अभी देखा था, जो दांतों का फॉर्मूला था वो क्या था? इंसाइजर की संख्या यानी कि कृतनक की संख्या कितनी थी? 2। तो जो कृतनक होते हैं 2 के 2 वो क्या होते हैं? द्विबार दंती होते हैं। तो दूध के दांतों में 2 होते हैं हमारे कृतनक दांत, एक होता है हमारा ऋदनक दांत। जबकि जो अग्रचवर्णक होते हैं वो दूध के दांत में शामिल नहीं होते। यानी जो अग्रचवर्णक दांत हैं 2 वो कैसे होते हैं? वो एक ही बार आते हैं। इसी तरह से जो चवर्णक दांत हैं वो देखी थी, उनकी संख्या हमने टोटल कितनी होती है? 3। इन 3 में से 2 ही दूध के दांत होते हैं, एक जो होता है वो कैसा होता है? वो एक ही बार आता है। इस तरह से जो दूध के दांत हैं उनकी संख्या कितनी हुई? टोटल 20, जिनमें से 2 हैं कृतनक, एक है ऋदनक। पीएम नहीं होता यानी कि अग्रचवर्णक नहीं होते इसमें। और चवर्णक दांतों की कितनी संख्या होती है? 2।